अगर आप बैंक कंप्लायंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कंप्लायंस का कोर्स है इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ, और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक्स का मॉड्यूल जी। इसके अंदर हमने अपना यूनिट 3, जिसके अंदर हमने डॉक्टर केसी चक्रवर्ती जी ने जो कोर्स के लॉन्च के टाइम पे स्पीच दी थी उसको डिस्कस करा था। उस स्पीच के अंदर हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि 2005 के अंदर बेसल कमेटी ने अपना एक पेपर लॉन्च करा था रिगार्डिंग कंप्लायंस इन बैंक्स, एंड उसके बेसिस पे इंडिया ने अपना सर्कुलर निकाला 2007 के अंदर कि किस तरीके से इंडिया के अंदर कंप्लायंस इन बैंक का जो फंक्शन है वो वर्क करेगा। तो उसी सर्कुलर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उस सर्कुलर की हेडिंग थी कंप्लायंस एंड कंप्लायंस फंक्शंस इन बैंक्स, उसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर या यूनिट के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन की क्या है चैप्टर की इंट्रोडक्शन, उसके बाद कंप्लायंस फंक्शन की या कंप्लायंस रिस्क क्या होता है, कंप्लायंस फंक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बाद जो बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली हैं, कंप्लायंस पॉलिसीज को देखेंगे, कंप्लायंस स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, एंड इनके रिगार्डिंग जो कंप्लायंस प्रिंसिपल, प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स है उनको देखने वाले हैं। उसके बाद हम अपना कंप्लायंस प्रोग्राम को देखेंगे, गाइडेंस एंड एजुकेशन को डिस्कस करेंगे, एंड क्रॉस बॉर्डर इश्यूज को हम क्या करेंगे, डिस्कस करके अपने इस सर्कुलर को खत्म करेंगे। तो ये सर्कुलर लॉन्च कब हुआ था? अप्रैल 22, 2007 के अंदर लॉन्च करा गया था। ठीक है, तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या है, कंप्लायंस फंक्शन एक बैंक के अंदर बेसिकली होता क्या है, जो भी आपके ऊपर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस लग रही हैं, जो भी एक्ट्स की लाइक बैंक रेगुलेशन एक्ट, फैमा, पीएमएल एटसेट्रा, जिन भी एक्ट्स की प्रोविजन लग रही है उसको क्या करना, अपने अडेयर करना, उनको कंप्लाई करना। सेकंड, कंप्लायंस जो कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं उनको जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है लाइक बीसी, एसबीआई, आईबीए, फेडाई एटसेट्रा, इनकी भी गाइडलाइंस का क्या करना, कंप्लाई करना, एंड जो इंटरनल पॉलिसीज एंड फेयर प्रैक्टिस है उनका भी क्या करना, कंप्लायंस करना। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लायंस है वो काफी एस्पेक्ट्स को कवर करता है लाइक मार्केट कंडक्ट स्टैंडर्ड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैनेजमेंट, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ कस्टमर एंड सूटेबिलिटी ऑफ कस्टमर एडवाइसेस भी क्या आते हैं, कंप्लायंस एफर्ट्स का ही पार्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लायंस फंक्शंस हैं वो काफी ज्यादा एरियाज लाइक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर भी क्या करता है, अप्लाई होता है, एंड जो एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल है उसका भी क्या करना होता है, हमने कंप्लायंस करना होता है। ठीक है, जो कंप्लायंस फंक्शन है वो प्राइमरी लेजिस्लेशन से, रूल से, स्टैंडर्ड रेगुलेशन से जो स्टैंडर्ड्स दिए हैं, या जो इंडस्ट्री एसोसिएशन स्टैंडर्ड्स देती हैं, या जो बैंक के इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं उनसे ओरिजिनेट होता है। मतलब उनकी रेगुलेशंस को देखते हुए हमने क्या करना होता है, कंप्लायंस करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कौन देखता है, जनरली कंप्लायंस ऑफिसर देखता है, जो कि क्या होता है, एक सीनियर लेवल का बंदा होता है जो टॉप मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, टॉप मैनेजमेंट की हेल्प करता है, ताकि जो भी कंप्लायंस रिस्क आ रहे हैं जो कि बैंक फेस करता है उनको क्या कर सके, इफेक्टिवली मैनेज करा जा सके। ठीक है, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। हम बात नेक्स्ट कर रहे हैं कंप्लायंस रिस्क एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्लायंस फंक्शन। तो जो भी आपकी बेसल कमेटी थी, मतलब उन्होंने क्या करा था, कंप्लायंस रिस्क की डेफिनेशन दी थी। डेफिनेशन इज एग्जैक्ट सेम जो हम जो पिछले चैप्टर में डिस्कस करके आए, फिर भी हम एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। कंप्लायंस रिस्क बेसिकली मतलब लीगल रेगुलेटरी सैंक्शन का रिस्क, या मटेरियल फाइनेंशियल लॉसेस का रिस्क, या आपकी रेपुटेशन का रिस्क जो ओरिजिनेट हो, क्यों हो तो तक, क्योंकि जो आपके ऊपर लॉज, रेगुलेशन, रूल्स और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड, कोड ऑफ कंडक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल थे, आपने उसका क्या नहीं, कंप्लाई नहीं करा। इनका कंप्लाई ना करने के करके जो आपके ऊपर लीगल रेगुलेटरी सैंक्शंस का रिस्क, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस या रेपुटेशन का लॉस का रिस्क अराइज होता है, वो मिला के क्या बनता है, कंप्लायंस रिस्क बन जाता है। ठीक है, उसके बाद कंप्लायंस जो एरिया है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि क्या करा जा सके, जो भी आपके रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करके, इवेल्युएट करके क्या करा जा सके, एड्रेस करा जा सके। ठीक है, उसके बाद ये रिस्क जो है वो एक ग्रुप लेवल पे भी लगता है, इंटरप्राइज लेवल के ऊपर भी लगता है, एंड दोनों वे बेसिस पे कंप्लायंस करना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ठीक है, इट विल हेल्प द बैंक कि वो अपनी हर बिजनेस लाइन पे, हर एक्टिविटीज पे एंड अ होल पे क्या कर सके, कंप्लायंस को कर सके, एंड अपने लीगल एंड रेपुटेशनल को क्या कर सके, कम कर सके, बोथ एट ग्रुप लेवल एंड बोथ एट एंटरप्राइज लेवल। ठीक है, उसके बाद ग्रुप और एंटरप्राइज वाइड कंप्लायंस कुड हेल्प मैनेजमेंट एंड द बोर्ड वेयर द लीगल एंड रेपुटेशनल रिस्क इन द ऑर्गेनाइजेशन आर कंसंट्रेटेड, प्रोवाइड्स
compressions of the level and changing nature of risk identify those control processes that must need enhancement। कि बेसिकली अपना ग्रुप या एंटरप्राइज वाइड कंप्लायंस प्रोग्राम को लॉन्च करते हो तो आप ऐसे एरियाज को पता लगा सकते हो जहां पे क्या है रिस्क कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड मतलब ऐसे एरिया जहां पे बार बार क्या है रिस्क राइज हो रहा है, जिनके करके रिस्क राइज हो रहा है, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हो, स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हो एंड रिस्क को क्या कर सकते हो, मिटिगेट कर सकते हो। क्योंकि उन एरिया पे क्या है स्पेशल फोकस देने की जरूरत है, स्पेशल फोकस देके उन चीज को क्या करा जा सकता है, कम करा जा सकता है। उसके साथ साथ जो आपका कंप्लायंस फंक्शन होगा वो ये इंश्योर कराए कि जो भी कंट्रोल या प्रोसीजर्स लगाए गए हैं ताकि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा जा सके वो क्या होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, ताकि सीनियर मैनेजमेंट उस इंफॉर्मेशन का यूज करके अपने जो रिस्क मैनेजमेंट फंक्शंस है उसको क्या कर सके, इजीली परफॉर्म कर सके। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट में क्या आता है, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लाइन हमारे पास आती है दैट इज कंप्लायंस स्टार्ट्स एट द टॉप, कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर वो कंप्लायंस करती है तभी क्या करने वाली है, लो लेवल मैनेजमेंट कंप्लायंस करने वाली है। तो जो कंप्लायंस है वो हमेशा ऊपर से शुरू होता है एंड इसके अंदर जो आपकी बोर्ड या सीनियर मैनेजमेंट है अगर वो अपने आप को एज एग्जांपल लीड करते हैं तो पूरा का पूरे एंटिटी के अंदर क्या है, कंप्लायंस कल्चर आप इनिशिएट करवा सकते हो। तो उसके अंदर जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो इंश्योर कराएं कि आपकी क्या होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने की जिम्मेवारी होती है सीनियर मैनेजमेंट की, बट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही है इस चीज को इंश्योर करना जिम्मेवारी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। उसके साथ साथ इस पॉलिसी को क्या कराना, इंप्लीमेंट कराना एंड उसको ओवरसी करना भी जिम्मेवारी किसकी आ जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आ जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ दे आल्सो हैव टू इंश्योर दैट जो भी कंप्लायंस इश्यूज आ रहे हैं उनको टाइमली बेसिस पे इफेक्टिवली एक्सपीडिशियसली विद द हेल्प ऑफ सीनियर मैनेजमेंट या विद द हेल्प ऑफ कंप्लायंस स्टाफ क्या करा जा रहा हो, उसको रिजोल्व करा जा रहा हो। इसके अंदर जो कंप्लायंसेस है वो ग्रुप लेवल पे भी होने हैं एंड एंटिटी लेवल के ऊपर भी होने हैं। तो इसके अंदर हमें एक बात कही गई है कि ग्रुप की जब हम डेफिनेशन देखते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, तो ग्रुप क्या होता है, बेसिकली पेरेंट एंड उसकी सब्सिडरी, मतलब होल्डिंग कंपनीज एंड सब्सिडरी कंपनीज। बट जब हम बैंक का केस देखते हैं तो उसके अंदर हम ये कहते हैं कि आपको अपनी सब्सिडरी या पेरेंट को ग्रुप के अंदर इंक्लूड करना ही करना है, बट आपके जो जॉइंट वेंचर्स या एसोसिएट्स हैं उसको भी आपने क्या करना है, कंप्लायंस कल्चर उनके अंदर लेके आना है। बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, अपने इस काम को या तो ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड जिसको एसीबी बोलते हैं उसको डेलीगेट कर सकते हैं, या इसके लिए एक स्पेसिफिक बोर्ड कमेटी भी बनाई जा सकती है ताकि वो क्या करे, कंप्लायंस फंक्शन को ओवरसी करे। ठीक है, एंड जो भी बोर्ड हो, एसीबी हो या जो भी बोर्ड कमेटी हो, मतलब जिसको भी बेसिकली काम दिया गया उनकी क्या जिम्मेवारी होगी, जो भी कंप्लायंस फंक्शन है उसका उन्होंने क्वार्टरली बेसिस के ऊपर रिव्यू करना है कि क्या जो हमारा कंप्लायंस फंक्शन है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। क्वार्टरली रिव्यू के साथ साथ कंप्लायंस फंक्शन का क्या होगा, एक एनुअल रिव्यू भी होगा, डिटेल्ड एनुअल रिव्यू होना भी जरूरी है। उसके साथ साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको ये भी इंश्योर कराना है कि बैंक्स के कंप्लायंस फंक्शन के अंदर किसी भी और फंक्शन का क्या होना चाहिए, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और जो कंप्लायंस फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके साथ साथ जो कंप्लायंस फंक्शन है एंड ऑडिट फंक्शन है उन दोनों को क्या करना चाहिए, हमने अलग रखना चाहिए। दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे बट दोनों क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। अलग क्यों होने चाहिए कि सपोज अगर कंप्लायंस फंक्शन और ऑडिट फंक्शन इकट्ठे वर्क कर रहे हैं तो कंप्लायंस फंक्शन को ऑडिट कौन करेगा, तो हमें दोनों को क्या करना है, अलग रखना है ताकि जो कंप्लायंस फंक्शन है उसका भी क्या हो सके, ऑडिट हो सके, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या जो कंप्लायंस फंक्शन है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सीनियर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है उसको रिटर्न फॉर्म के अंदर बनाना, उसके अंदर जो बैंक के प्रिंसिपल्स हैं उसको इंक्लूड करना, किस तरीके से बैंक कंप्लायंस करा जाएगा, कंप्लायंस रिस्क को किस तरीके से मैनेज करा जाएगा, उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो होगी, उस प्रोसेस को इसके अंदर इंक्लूड करना किसकी जिम्मेवारी हो जाती है, सीनियर मैनेजमेंट की जिम्मेवारी हो जाती है। ठीक है, उसके साथ जो सीनियर मैनेजमेंट है उनको ये इंश्योर कराना कि इन केस ब्रीचेस फाउंड होती हैं तो उनके अगेंस्ट रेमेडियल या डिसिप्लिनरी एक्शन को लिया जाना ऑन द टाइमली बेसिस। उसके साथ साथ सीनियर मैनेजमेंट को ये इंश्योर कराना है कि कंप्लायंस फंक्शन की हेल्प से कि वो एटलीस्ट वंस अ ईयर क्या करे, अपने जो कंप्लायंस रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करे, असेस करें एंड उसके रिगार्डिंग क्या बनाए, अपने फॉर्मुलेट्स बनाए ताकि क्या करा जा सके, उनको मैनेज करा जा सके। उसके साथ साथ हमने ऊपर देखा था बोर्ड, एसीबी या बोर्ड कमेटी जो भी केस होगा उनकी जिम्मेवारी होगी कि उन्हें क्वार्टरली या एनुअल रिव्यू करना है, तो एनुअली या क्वार्टर रिव्यू सबमिट करवाने की जिम्मेवारी किसकी हो जाती है, एसीबी या बोर्ड की हो जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ जो उन्होंने ये सबमिशन देनी है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए ताकि जो बैंक के बोर्ड कमेटी या एसीबीज हैं वो क्या कर सकें, इन्फॉर्म्ड जजमेंट कर सकें एंड अपने जो रिस्क है उसको इजीली मैनेज कर सके। उसके साथ साथ इन केस कोई ब्रीच फाउंड होती है तो सीनियर मैनेजमेंट की ये जिम्मेवारी है कि उस ब्रीच को भी इन लोगों को क्या करा जाए, जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करा जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्लायंस पॉलिसी। कंप्लायंस पॉलिसी बेसिकली क्या होती है कि किस तरीके से आपका कंप्लायंस वर्क करेगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लायंस पॉलिसी बोलते हैं।
तो एक बैंक के कंप्लायंस सिस्टम को रिपोस्ट बनाने के लिए उनकी क्या होनी चाहिए, एक डिटेल्ड एंड डॉक्यूमेंटेड कंप्लायंस पॉलिसी होनी चाहिए, जिसके अंदर बैंक की कंप्लायंस फिलोसफी क्या है वो राइट डाउन हो। उसके साथ साथ जो आपके कंप्लायंस डिपार्टमेंट है उसका रोल क्या होगा, वो किस तरीके से सेटअप करा जाएगा, उसके अंदर स्टाफ कौन सा होगा एंड उस स्टाफ की क्या कंपोजिशन होगी वो भी क्या होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो भी बोर्ड है वो क्या करेगा, एनुअली बेसिस पे इस पॉलिसी को क्या करेगा, रिव्यू करेगा। जैसे हमने भी ऊपर वाले पॉइंट में देखा कि ब्रीचेस के बेसिस पे या जो एनुअली और क्वार्टरली रिव्यू प्रोवाइड करेंगे उसके बेसिस पे बैंक्स, एसीबी या ऑडिट कमेटी क्या करती है, इन्फॉर्म जजमेंट्स बनाती है, इन्फॉर्म डिसीजन लेती है। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, अपनी कंप्लायंस पॉलिसी का रिव्यू करते हैं ताकि इनकेस अगर उन्हें लगता है कि कोई चेंजेस करने की जरूरत है उनको क्या करा जा सके, उन चेंजेस को इंप्लीमेंट करा जा सके। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि जो बैंक की पॉलिसी है उस इट शुड प्रोवाइड कि जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है वो इंडिपेंडेंटली सेटअप करा जाएगा एंड सीनियर लेवल का बंदा क्या करेगा, उसको हेड करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो उसका सपोर्ट स्टाफ होगा, मतलब जो उन लोगों को सपोर्ट करेगा, कंप्लायंस डिपार्टमेंट को सपोर्ट करेगा, उस स्टाफ की क्या रोल्स होंगे एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो भी क्या होनी चाहिए, आपकी कंप्लायंस पॉलिसीज के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लायंस आपका पॉलिसी है उसके अंदर ये भी इंक्लूड होना चाहिए कि हेड ऑफिस के अंदर कंप्लायंस फंक्शन किस तरीके से वर्क करेगा, कंट्रोलिंग ऑफिस के अंदर किस तरीके से वर्क करेगा एंड ब्रांचेस के ऊपर किस तरीके से वर्क करेगा एंड सभी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, इसलिए उसके क्लियरली उसके अंदर डिफाइन होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपकी जो कंप्लायंस पॉलिसी है उसके अंदर ये इंश्योर होना चाहिए कि किस तरीके से जो आपका कंप्लायंस फंक्शन है उसकी आप इंडिपेंडेंस को क्या करोगे, इंश्योर किस तरीके से करोगे। उसके बाद जो भी आपके कंप्लायंस फंक्शनरीज होंगे उनकी रेम्यूनरेशन किस तरीके से डिसाइड करी जाएगी एंड ये इंश्योर कराया जाएगा कि उनकी रेम्यूनरेशन किसी भी बिजनेस लाइन के साथ लिंक नहीं है। आप जनरल परफॉर्मेंस के बेसिस पे लिंक कर सकते हो फॉर द बैंक, बट आप किसी बिजनेस के साथ उनकी रेम्यूनरेशन को लिंक नहीं करोगे क्योंकि ये क्या करती है, उनकी इंडिपेंडेंस को इफेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लायंस फंक्शन का फोकस है वो फोकस क्या होना चाहिए कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं उनका क्या होना चाहिए, कंप्लाई होना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन की डेफिनेशन वही जो हमने कंप्लायंस रिस्क की डेफिनेशन वाले में पढ़ी थी, सेम चीजों का क्या होना चाहिए, कंप्लायंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी कंप्लायंस पॉलिसी के अंदर यह भी होना चाहिए कि किस तरीके से कंप्लायंट टेस्टिंग प्रोसीजर जो होंगे उनको मॉनिटर करा जाएगा एंड मॉनिटरिंग करने का मैकेनिज्म क्या होगा। उसके बाद अगर इन चीजों के बारे में हमें रिपोर्ट करना है तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी एंड किस किस चीजों के बारे में सीनियर मैनेजमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एसीबी एंड कमेटी ऑफ बोर्ड को क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। उस चीज की क्या होनी चाहिए, डिटेल होनी चाहिए। उसके साथ साथ कंप्लायंस फंक्शन के क्या राइट है ताकि वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरीके से वर्क कर सके, इस चीज के बारे में भी आपको कंप्लायंस पॉलिसी के अंदर मेंशन करना है। उसके बाद आपकी जो कंप्लायंस पॉलिसी है उसके अंदर जो आपके चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होंगे या फंक्शनल डिपार्टमेंट के हेड होंगे, दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा वो भी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद ये भी इंश्योर आपने करवाना है कि कंप्लायंस फंक्शन और ऑडिट फंक्शन आपस में क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और दोनों के रिस्पेक्टिव रोल्स पे क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको कंप्लायंस पॉलिसी के अंदर इंफॉर्मेशन को किस तरीके से डिसैमिनेट करा जाएगा, मतलब किस तरीके से गाइडलाइंस या जो प्रिस्क्रिप्शंस है ऑपरेशनल स्टाफ तक पहुंचाई जाएंगी, उसका मैकेनिज्म भी आपने क्या करना है, उसके अंदर इंक्लूड करना है। उसके बाद इन केस बैंक को अपने कोई नए प्रोसेसेस या प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है तो उसकी अप्रूवल प्रोसेस क्या होगी वो भी क्या होनी चाहिए, आपकी पॉलिसी के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद कंप्लायंस फंक्शन का एक राइट जो होता है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन या उनको कोई भी ब्रीच मिलती है तो वो सीनियर मैनेजमेंट, बोर्ड, एसीबी या कमेटी ऑफ बोर्ड को क्या कर सके डिस्क्लोज कर सके, उनके पास क्या होना चाहिए, फ्रीली राइट होना चाहिए। यह चीज को भी क्या करना है, आपको अपनी कंप्लायंस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड कर देना है। ठीक है, अभी तक हमने इस यूनिट में क्या पढ़ा, कंप्लायंस किस तरीके से वर्क करता है, कंप्लायंस में बेसिकली क्या क्या आता है, उसके बाद कंप्लायंस रिस्क क्या होता है एंड कंप्लायंस रिस्क को मैनेज करने की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद बोर्ड और सीनियर लेवल मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हमने उसको देखा एंड उसके बाद हमने देखा कि कंप्लायंस पॉलिसी होती क्या एंड कंप्लायंस पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट हम जो अपना टॉपिक देख रहे हैं दैट इज कंप्लायंस स्ट्रक्चर। कंप्लायंस स्ट्रक्चर बेसिकली कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क जो आप अपने बैंक के अंदर बनाओगे उसको मेंटेन करने के लिए जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर क्या क्या आना चाहिए। तो जो कंप्लायंस स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक ब्रांच नेटवर्क कितना है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, साइज कितना है, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, हर बैंक अपना क्या करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स कंप्लायंस यूनिट को क्या करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, बट जो भी आप स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे वो आपके जो ओवरऑल फ्रेमवर्क होगा फॉर द गाइडलाइंस उसके अंदर आपने क्या करना है, इंक्लूड करना है एंड ये इंश्योर कराना है कि उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट को फॉर्मल स्टेटस प्रोवाइड कर सकते हो। कैसे सेटअप प्रोवाइड कर सकते हो, आप क्या करो अपने हेड ऑफिस के अंदर क्या बना दो, एक कंप्लायंस ऑफिस बना दो। इन केस आप फॉरेन बैंक हो तो जो भी
इंडिया के अंदर आपका प्रिंसिपल ऑफिस होगा, उसके अंदर आपने क्या करना है, अपना कंप्लायंस ऑफिसर बनाना है। एंड जो भी उस डिपार्टमेंट का हेड होगा वो क्यों होना चाहिए, एटलीस्ट सीनियर लेवल मैनेजमेंट का बंदा होना चाहिए। एंड उसका एटलीस्ट रैंक कितना होना चाहिए, डीजीएम जितना उसका रैंक होना चाहिए, ताकि वो अपने नीचे वाले बंदों से क्या कर सके, कंप्लायंस फंक्शंस परफॉर्म करवा सके। ठीक है, उसके बाद कंप्लायंस की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो हेड ऑफ कंप्लायंस होगा उसकी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि किस तरीके से रिस्क को आइडेंटिफाई करा जाएगा एंड उसको क्या करा जाएगा, मैनेज करा जाएगा। एंड उसने क्या करना है, जो भी उसका सपोर्ट स्टाफ होगा उसकी एक्टिविटीज को उसने सुपरवाइज भी करना है। एंड उसको जो भी अपनी फाइंडिंग्स मिलती है उसको सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है। एंड उसके पास भी एक राइट होना चाहिए कि अगर वो चाहे तो डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एसीबी के पास जाके भी रिपोर्टिंग कर सकता है। ठीक है, जो भी आप कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करोगे वो एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए होना चाहिए। एंड उसके बारे में भी आपको क्या करना है, अपनी कंप्लायंस पॉलिसी के अंदर बताना है। आप उस पर्सन को, कंप्लायंस ऑफिसर को, उसके टेन्योर से पहले रिमूव कर सकते हो, बट उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल ऑफ द बोर्ड लेनी पड़ेगी। एंड जो भी आपका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होगा उसको आपने क्या करना है, फॉलो करना है। बट उसको रिमूव तभी करा जा सकता है जब ये पता लगाया जा सके, आप क्लियरली एस्टेब्लिश कर सको कि उस बंदे ने क्या करा है, ओमिशन करा है या कमीशन करा है। एंड उस चीज को आपने प्रॉपरली एस्टेब्लिश कर लिया एंड ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर रिकॉर्ड कर लिया, तभी क्या करी जा सकती है, उस पर्सन की रिमूवल करी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद बोर्ड को भी इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि कंप्लायंस ऑफिसर कौन है एंड अगर उसमें चेंज होता है तो चेंज होने का रीजन क्या है। सेम चीज आपने रिजर्व बैंक को भी बतानी है कि आपका कंप्लायंस ऑफिसर का नाम क्या है एंड इन केस कोई चेंज आया है तो चेंज कब आया एंड क्यों आया, वो भी आपको उसको बताना है। लार्जर बैंक के केस में नॉर्मली क्या होता है, जो कंप्लायंस स्टाफ है वो हर बिजनेस लाइन के अंदर भी क्या हो सकता है, अपॉइंटेड हो सकता है। नॉर्मली हम क्या कह रहे हैं कि आप अपने हेड ऑफिस पे रखो, बट अगर आपको लगता है कि आपको ईच बिजनेस लाइन के लिए अलग से कंप्लायंस स्टाफ चाहिए तो आप वहां भी क्या कर सकते हो, उनको अपॉइंट कर सकते हो। ऐसे बैंक जो इंटरनेशनली वर्क कर रहे हैं उनके पास जो कंप्लायंस स्टाफ है वो ग्रुप लेवल के ऊपर भी हो सकता है, लोकल लेवल के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि उनको ग्रुप लेवल के बेसिस पे भी कंप्लायंस करना है एंड लोकल लेवल के ऊपर भी कंप्लायंस करना है। बट उन्हें ये इंश्योर कराना है कि जो भी लोकल लेवल के ऊपर कंप्लायंस ऑफिसर है वो अपने रीजनल ऑफिस या ग्लोबल हेड को क्या कर रहे हो, रिपोर्टिंग उनकी कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद कुछ बैंक्स अपने आप को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, देयर कंप्लायंस फंक्शन विद देयर ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क फंक्शन। मतलब कुछ बैंक्स अपने आप को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि उनका जो कंप्लायंस फंक्शन है और जो उनका ऑपरेशनल रिस्क फंक्शन है वो इकट्ठे वर्क कर सकता है। रीजन बीइंग दोनों में क्या होता है, क्लोज रिलेशनशिप होता है। कुछ बैंक चाहे दोनों को अलग करके भी रख सकते हैं, बैंक चाहे उनको इकट्ठा करके भी रख सकते हैं, बट उन्हें ये इंश्योर करना है दोनों के बीच में कोऑपरेशन होनी चाहिए, दोनों को क्या होना चाहिए, कंप्लायंस होना चाहिए, दोनों के रिस्क को हमने क्या करना है, कम से कम रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बैंक्स ने इंश्योर कराना है कि जो भी आपका कंप्लायंस डिपार्टमेंट होगा उसको आपने क्या करना है, एडिक्वेट स्टाफ प्रोवाइड करना है। जितना स्टाफ उसके अंदर होना चाहिए उसको आपने क्या करना है, प्रॉपर स्टाफ प्रोवाइड करना है। उसके साथ साथ हेड ऑफिस के अंदर, कंट्रोलिंग ऑफिस के अंदर या ब्रांचेस के अंदर बेसिकली जहां भी आपने क्या कर रहे हैं, अपने कंप्लायंस ऑफिसर बनाए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके फंक्शंस क्या होने चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। बट उन सबको क्या करना है, रिपोर्टिंग किसको करनी है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपनी पूरी रिपोर्टिंग करनी है कि हेड ऑफिस के बेसिस पे क्या कंप्लायंसेस थे, क्या कंप्लायंसेस हुए, क्या ब्रीचेस हुए, उनकी रिपोर्टिंग सेम एट कंट्रोलिंग ऑफिस एंड ब्रांचेस पे। ठीक है, उसके बाद जो भी कंप्लायंस डिपार्टमेंट होगा इन द हेड स्टाफ एंड या कंप्लायंस ऑफिसर्स होंगे एट कंट्रोलिंग ब्रांचेस, कंट्रोलिंग ऑफिस या ब्रांचेस, उनका प्राइमरी फोकस किस पे होता है, कंप्लायंस फंक्शन पे होता है। बट स्मॉल ब्रांचेस के अंदर बेसिकली क्या है, कंप्लायंस फंक्शन इस तरीके से इतने ज्यादा नहीं होते, तो कंप्लायंस ऑफिसर को कुछ और काम भी दिए जा सकते हैं, बट ये इंश्योर कराया जाएगा कि उनके कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल कि ऐसा ना हो कि आप उस पर्सन को, जिस पर्सन को एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर कंप्लायंस चेक करना है, उसी कैटेगरी का उसको आप काम दे रहे हो। लाइक एक बंदा है, एक ऑफिसर है, उसको आपने रिटेल बैंकिंग का काम दिया, हम उसको ये कह रहे हो रिटेल बैंकिंग के ही कंप्लायंस चेक कर, तो दोनों में क्या हो जाएगा, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो आपने इन चीजों को क्या करना है, अलग अलग रखना है। उसके साथ साथ बैंक्स को इंश्योर कराना है कि किसी भी कंप्लायंस स्टाफ को ऑडिट या इंस्पेक्शन की ड्यूटी प्रोवाइड नहीं करी जाएगी, क्योंकि उससे तो क्लियरली कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ऑडिट आपने करना ही कंप्लायंस फंक्शन का है। तो अगर जो बंदा कंप्लायंस करा रहा है वही उस चीज को ऑडिट करेगा तो वो अपनी गलतियां ही नहीं बता पाएगा। तो इस चीज को आपने क्या करना है, दोनों को अलग अलग करके रखना है। ये जरूर इंश्योर कराना है कि जो आपका ऑडिट होगा वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली कंडक्ट होना चाहिए बाय सेपरेट सेट ऑफ स्टाफ। ठीक है, उसके बाद कुछ बैंक्स के अंदर सारी की सारी जो कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कंप्लायंस डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं की जाती, बट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा की जाती है डिपेंडिंग ऑन देयर मॉडल, साइज, स्ट्रक्चर एंड स्टाफ। बट ऐसे कंप्लायंस फंक्शन स्टाफ जो क्या कर रहे हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग बिजनेस के अंदर रिजाइड कर रहे हैं, उनके पास क्या होनी चाहिए, रिपोर्टिंग लाइन होनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सकें, मैनेजमेंट या लोकल मैनेजमेंट को क्या कर सके, रिपोर्टिंग कर सके। ठीक है,
but it may be ensured that they also have a reporting line to the head of compliance as regard their compliance responsibilities। कि आप जो ये भी इंश्योर करा सकते हो कि जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो लोकल लेवल मैनेजमेंट को या सीनियर मैनेजमेंट को भी कर सके एंड अपने कंप्लायंस ऑफिसर को डायरेक्ट भी कर सके, ताकि अपनी क्या कर सके, कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो पूरा कर सके। तो ठीक है, उसके बाद ऐसे केसेस जब कंप्लायंस फंक्शंस है वो अलग अलग सपोर्ट यूनिट्स के अंदर वर्क कर रहे हैं, उस केस के अंदर आपको अलग से सेपरेट लाइन रखने की जरूरत नहीं है, बट उनके पास हेड ऑफ कंप्लायंस को रिपोर्ट करने की लाइन होनी चाहिए एंड उसके साथ वो क्या करेंगे, प्रॉपरली बेसिस पे कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, उस केसेस में देयर शुड इनवेरिएबली बी एन अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि कंप्लायंस ऑफिसर एंड जो कंप्लायंस हेड है वो अपने काम अच्छे तरीके से कर पाए, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको असाइन करिए उनको इफेक्टिवली क्या कर पाए, वो परफॉर्म कर पाए। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लायंस फंक्शंस होंगे उनको जो अदर रेगुलेटर्स लाइक IRDA सेबी से भी जो गाइडलाइंस आ रही हैं उनको भी क्या करना है, फॉलो करना है, क्योंकि बैंक्स हो सकता है वो काम भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि सपोज एक बैंक अगर इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच रहा है तो उनको IRDA वाले फंक्शंस भी क्या करने हैं, उनकी गाइडलाइंस को भी क्या करना है, फॉलो करना है। उसके साथ साथ बैंक्स को ये कहा गया कि इन केस अदर रेगुलेटर्स ने कोई डिस्कम्फर्ट बताया, कि मतलब अदर रेगुलेटर ने बताया कि कुछ कोई नॉन कंप्लायंस होया है, तो उस चीज को क्या करना है, बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नोटिस के अंदर लेके आना है। ठीक है, जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा वो एक नोडल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन बैंक एंड रेगुलेटर वर्क करेगा, कि बैंक एंड रेगुलेटर आपस में जब एक दूसरे से बात करेंगे तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के थ्रू ही होने वाली है। ठीक है, उसके बाद ये चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि बैंक का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, कंप्लायंस फंक्शन किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, कि वो अलग अलग लोग अलग अलग हैं, कि क्या कंप्लायंस फंक्शंस वाले सिर्फ कंप्लायंस का काम करते हैं, कोई अलग काम करते हैं, क्या बिजनेस यूनिट्स के अंदर ही कंप्लायंस वाले बैठते हैं या बिल्कुल अलग बैठते हैं, सेपरेट डिपार्टमेंट, डजंट मैटर। जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, नोडल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, जो आपका कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके पास सफिशिएंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए एंड उनकी एक्टिविटीज का भी क्या होना चाहिए, प्रोडिक्टली बेसिस के ऊपर इंडिपेंडेंट रिव्यू होना चाहिए, ताकि क्या करा जा सके, उनकी वर्किंग को भी प्रॉपरली, कि वो वर्किंग प्रॉपर हो रही है उस चीज को भी क्या कराया जा सके, इंश्योर कराया जा सके। उसके साथ साथ जो आपका कंप्लायंस स्टाफ है उसके पास बेसिक क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ उसको लो अकाउंटेंसी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए एंड एडुकेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि अपना काम वो क्या कर सके, अच्छे तरीके से वर्क कर सके। उसके साथ साथ अपने कंप्लायंस स्टाफ को जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं रेगुलेशंस के अंदर, उसके साथ उसको अपडेट अप टू डेट रखने के लिए क्या करा जा सकता है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाई जा सकती है। ठीक है, सो दीज वर द प्रोविजंस अबाउट द कंप्लायंस स्ट्रक्चर, कि बैंक का कंप्लायंस स्ट्रक्चर किस तरीके से वर्क कर सकता है। इसके अंदर हमने देखा सबसे पहले तो कि आपको कंप्लायंस स्ट्रक्चर बनाना है, उसके अंदर आप कंप्लायंस स्ट्रक्चर अपने बेसिस के ऊपर बना सकते हो। कंप्लायंस ऑफिसर जो होगा, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो होगा वो सीनियर लेवल स्टाफ का बंदा ही होना चाहिए, एक फिक्स टेन्योर के लिए आपको उसको रखना है। रिमूवल करने के लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इन केस कुछ चेंज होता है तो आपको बोर्ड को एंड RBI को उसके बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखे कि किस तरीके से कंप्लायंस डिपार्टमेंट है वो एक बैंक का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा उसको अदर रेगुलेटर्स की प्रोविजंस को भी देखना है। इन केस अदर रेगुलेटर्स ने कुछ नॉन कंप्लायंस बताया है तो उस चीज का क्या करना है, हमें RBI को भी बताना है। ठीक है, उसके साथ जो आपका चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा वो नोडल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बैंक एंड रेगुलेटर की तरह वर्क करने वाला है। जो आपका कंप्लायंस स्टाफ होगा उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसको लो अकाउंटेंसी एंड अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो अपने काम अच्छे तरीके से कर सके। अपने स्टाफ को अप टू डेट रखने के लिए क्या करा जा सकता है, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाई जा सकती है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लायंस स्ट्रक्चर वाला टॉपिक भी खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज कंप्लायंस प्रिंसिपल्स, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर, कि कंप्लायंस के रिलेटेड प्रिंसिपल्स क्या होंगे, प्रोसीजर्स क्या होंगे एंड प्रोसेसेस किस तरीके से फॉलो करी जाएंगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये आता है कि किसी भी बैंक का जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है वो कंप्लायंस रिस्क को आइडेंटिफाई करने के अंदर क्या है, सेंट्रल रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर आपने उसको आइडेंटिफाई करा है उसके बाद आप क्या करते हो, इंस्ट्रक्शंस लॉन्च करते हो या गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हो ताकि रिस्क को क्या करा जा सके, मिटिगेट करा जा सके। तो जो भी कंप्लायंस डिपार्टमेंट है उसको क्या करना है, पीरियोडिकली बेसिस पे जो भी कंप्लायंस फेलियर्स हुए हैं उनको, उनकी इंस्टेंसेस को अपने स्टाफ को बताना है, ताकि क्या करा जा सके, फर्दर नॉन कंप्लायंस को प्रिवेंट करा जा सके। तो बेसिकली आपको कंप्लायंस करने के लिए प्रोसेस क्या फॉलो करनी है, जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट होगा वो आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद अपनी जो
इंस्ट्रक्शंस है उनको देगा, एंड उसके बाद भी अगर कुछ नॉन कंप्लायंस होते हैं, कंप्लायंस फेलियर्स होते हैं, तो उस चीज के बारे में अपने स्टाफ को बताएगा कि ये कंप्लायंस फेलियर्स हुए थे, इन फ्यूचर इसको हमने रोकना है, तो रोकने के लिए क्या जो मैकेनिज्म है वो अडॉप्ट करा जाएगा। सेकंड हमारे पास आता है कि जो भी इंस्पेक्शन या ऑडिट्स होती हैं ऑफ द कंप्लायंस डिपार्टमेंट, वो एक फीडबैक की तरह वर्क करती हैं कि किस तरीके से आपके जो कंप्लायंस फेलियर्स हुए हैं, कंप्लायंस ब्रीचेस हुए, उनका एक फीडबैक है कि आपका जो कंप्लायंस मैकेनिज्म है वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा, उसके करके क्या हुए ब्रीचेस या फेलियर्स, वो एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह क्या करता है, वर्क करता है। उसके साथ साथ जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है वो जब भी एसीबी की मीटिंग है उसके अंदर क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कंप्लायंस एस्पेक्ट अच्छे तरीके से वर्क कर सके, आप चेकलिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो कि जब भी बंदा क्या कर रहा होगा, कोई ऑडिट कर रहा होगा, उसके पास कुछ चेकलिस्ट होगी कि वो उन चीजों को टिक करता जाएगा, जिससे ये पता लगता जाएगा अच्छा इस चीज का कंप्लायंस हो गया, इस चीज का कंप्लायंस, इस चीज का कंप्लायंस हो गया। उस तरीके से क्या होगा, ऑडिट फंक्शन भी अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लायंस फंक्शन होगा वो सारी की सारी गाइडलाइंस को क्या करेगा, वेट करेगा। वेट करेगा मतलब चेक करेगा, ये इंश्योर कराने के लिए कि जो वो गाइडलाइंस है विद द रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अलाइन में। ऐसा तो नहीं है कि गाइडलाइंस कुछ और कह रही है, बैंक की इंटरनल गाइडलाइंस कुछ और कह रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंप्लायंस फंक्शन के पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि ये इंश्योर कराया जा सके कि जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसेमिनेट हो सके, एंड जो भी कंप्लायंस उसका क्या हो सके, मॉनिटर हो सके। बेसिकली मैकेनिज्म किस चीज का होना चाहिए कि जो भी आपकी गाइडलाइंस हैं उसको वो सब लोगों को पता लग सके, एंड कंप्लायंस को आप क्या कर सको, टाइमली बेसिस के ऊपर मॉनिटर भी कर सको। ठीक है, जो आपका कंप्लायंस डिपार्टमेंट है वो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह वर्क करता है। रेफरेंस पॉइंट मतलब अगर किसी भी बैंक स्टाफ को किसी चीज में दिक्कत आ रही है, कोई प्रोसीजर्स के बारे में उन्हें समझ नहीं आ रहा है, गाइडलाइंस के बारे में समझ नहीं आ रहा है, तो कंप्लायंस डिपार्टमेंट से जाके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो कंप्लायंस फंक्शन है वो क्या करता है, प्रोएक्टिव बेसिस के ऊपर वर्क करता है। प्रोएक्टिव मतलब जब कुछ बुरा हो रहा है उससे पहले ही आपने उसको जज कर लिया, दैट इज नोन एज प्रोएक्टिव बेसिस। कुछ होने से पहले ही एक्शन लेना, दैट इज नोन एज प्रोएक्टिव एक्शन। तो कंप्लायंस फंक्शन एक प्रोएक्टिव बेसिस पे वर्क करता है ताकि रिस्क को क्या करा जा सके, पहले ही आइडेंटिफाई करा जा सके, डॉक्यूमेंट करा जा सके, असेस करा जा सके, एंड उसको क्या करा जा सके, मिटिगेट करा जा सके। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स के केस में भी कंप्लायंस रिस्क को क्या करा जाता है, एनालाइज करा जाता है, रिस्क मिटिगेंट्स प्रॉपरली क्या करे जाते हैं, लिए जाते हैं, ताकि उन न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के केस में लॉन्च होने से पहले ही क्या करा जा सके, रिस्क को कम करा जा सके। उसके साथ साथ जो आपका चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होता है, इस चीज को इंश्योर कराने के लिए कि न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर कंप्लायंस रिस्क ना हो, तो जो भी आपकी न्यू प्रोडक्ट कमेटी होगी उसको आपने क्या करना है, कंप्लायंस ऑफिसर को उसका पार्ट बनाना है, एंड जब तक वो अपनी क्लियरेंस नहीं देता उस तक आपने क्या करना है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करने हैं। उसके बाद जब आपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं तो आपने पहले 6 महीने तक उनकी क्या करनी है, इंटेंसिव मॉनिटरिंग करनी है, ताकि ये इंश्योर कराया जा सके कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो किसी तरीके से ब्रीच ऑफ गाइडलाइंस को नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर नॉन कंप्लायंस नहीं हो रहा है। उसके साथ बैंक्स को क्या करना है, फंक्शन वाइज कंप्लायंस मैनुअल्स बनाने हैं, एंड उनको अपने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर से क्या करना है, साइन करवाना है, अप्रूव करवाना है, ताकि ये इंश्योर कराया जा सके कि फंक्शन लेवल के ऊपर क्या हो, कंप्लायंस हो। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है वो उसको क्या करना है, डिफरेंट जो भी डिपार्टमेंट बैंक के अंदर वर्क करते हैं, लेट इट बी लीगल डिपार्टमेंट, टैक्सेशन डिपार्टमेंट एटसेट्रा, उनके साथ इंटरेक्ट करते रहना है ताकि जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेटेस्ट चेंजेस आए हैं उसके बारे में कंप्लायंस डिपार्टमेंट्स को पता लगता रहे। उसके साथ साथ जो कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं उनको असेस होना चाहिए हर इंफॉर्मेशन का, ताकि वो क्या कर सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके, एंड अपनी फाइंडिंग्स को क्या कर सके, रिपोर्ट कर सके। उसके साथ साथ जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है उसको क्या करना है, आरबीआई के साथ जो क्वार्टरली इनफॉर्मल डिस्कशन होती है उसका पार्ट बनना है, ताकि आरबीआई के साथ भी डिस्कशन करके कंप्लायंस इश्यूज को डिस्कस करा जा सके। इन केस मीटिंग्स नहीं हो रही क्वार्टरली बेसिस पे, बट तो उसको खुद ही इंश्योर कराना है कि वो खुद ही क्वार्टरली बेसिस पे चीफ जनरल मैनेजर ऑफ डीबीएस इन चार्ज ऑफ द कंसर्न्ड बैंक एट सेंट्रल ऑफिस आरबीआई को जाके मिले, ताकि कंप्लायंस इश्यूज को क्या करा जा सके, डिस्कस करा जा सके। ठीक है, जो भी बैंक का कंप्लायंस फंक्शनरी होगा उसको हमने क्या करना है, अपने फ्रेंड की तरह देखना है, एक दोस्त की तरह देखना है कि बेसिकली ये क्या करने आया है, हमें बचाने आया है, हमें रिस्क से बचाने हैं, हमने उसको उस तरीके से डील करना है। इसलिए हमने क्या करना है, जो कंप्लायंस फंक्शन और बिजनेस ऑपरेशन है दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड पार्टनरशिप मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, इस इंटरेक्शन को आप फॉर्मलाइज भी कर सकते हो बाय इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स, कि वैसे तो आपने कोऑर्डिनेशन एंड पार्टनरशिप बना के रखनी है, बट आप उसको फॉर्मल स्टेटस देना चाहते हो तो आप ये करो कि आप मीटिंग्स ही करवानी शुरू कर दो दोनों फंक्शंस की, ताकि क्या करा जा सके, वेरियस चीजों के ऊपर डिस्कशन करी जा सके।
ठीक है। उसके बाद जो कंप्लायंस फंक्शन होगा उसने क्या करना है, मॉनिटर करना है एंड कंप्लायंसेस को टेस्ट करना है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या कंप्लायंस है, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, एंड जो भी उस टेस्टिंग के क्या मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको क्या करना है, आपको सीनियर लेवल मैनेजमेंट को उस चीज को रिपोर्ट कर देना है। ठीक है। उसके बाद कि देयर शुड ऑल्सो बी वेज कि आप किस तरीके से कंप्लायंस रिस्क को क्या करोगे, मेजर करोगे, एंड आपने इस मेजरमेंट को यूज करना है ताकि रिस्क की क्या करी जा सके, असेसमेंट करी जा सके। ठीक है। जो भी आपका कंप्लायंस स्टाफ होगा आपने उसको पावर प्रोवाइड करनी है ताकि वो क्या कर सके, रिव्यूज एंड इन्वेस्टिगेशंस को परफॉर्म कर सके, एंड उनकी जो भी रिपोर्ट आई है वो क्या कर सके, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को रिपोर्ट कर सके। इन केस अगर किसी भी कंप्लायंस स्टाफ को किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है तो क्या उसको एक्सटर्नल एक्सपर्ट अपॉइंट करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो वो कर सकता है विद द परमिशन ऑफ द चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंप्लायंस स्टाफ है उसको लगता है कि एक पर्टिकुलर अकाउंट के साथ क्या हुआ है, नॉन कंप्लायंस हुआ है, बट उसको चेक करने के लिए उसके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, उसको कोई एक्सटर्नल एक्सपर्ट चाहिए, तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की क्या ले सकता है, परमिशन ले सकता है। ठीक है। उसके साथ साथ जो कंप्लायंस फंक्शन है उसके पास राइट होना चाहिए कि वो चाहे डायरेक्टली सीनियर मैनेजमेंट के पास या डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जाके रिपोर्ट कर सके, उसके अंदर कोई भी डर नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद it may be useful for the board or audit committee or the special committee as the case applicable to meet with the head of compliance at least annually to help the board or board committee to assess the extent to which bank is managing its compliance risk effectively। कि जो भी बैंक का बोर्ड है उसके लिए काफी चीज हेल्पफुल हो सकती है कि आप अपना जो कंप्लायंस का हेड है उसको जाके मिलो एनुअली बेसिस के ऊपर, ताकि ये पता लगाया जा सके कि बैंक अपने रिस्क को किस तरीके से क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। उसके बाद जो भी कंप्लायंस फेलियर्स है या ब्रीचेस है उसकी एनुअल रिपोर्ट क्या करनी है, बोर्ड के सामने आपको रखनी है। ठीक है। उसके साथ साथ नॉन कंप्लायंस विद एनी रेगुलेटरी गाइडलाइंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस कि बेसिकली क्या रेगुलेटरी गाइडलाइंस के साथ नॉन कंप्लायंसेस हुए, उसके रिगार्डिंग हमने क्या करेक्टिव स्टेप्स लिए ताकि ये दोबारा एक्शन ना हो, वो भी क्या करने हैं, आपको एनुअल रिपोर्ट ऑफ द बैंक्स के अंदर डिस्क्लोज करने हैं। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एम्प्लॉइज को भी आपने मेंटेन करना है एंड ये इंश्योर कराना है कि जो भी एम्प्लॉइज है वो क्या कर रहे हो, ट्रस्ट ऑफ सोसाइटी के अंदर वर्क कर रहे हो, एंड जो भी कस्टमर के साथ डीलिंग कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, फेयर बेसिस के ऊपर होनी चाहिए। उसके साथ साथ ड्यू वेटेज कुड बी गिवन टू रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ स्टाफ एट वेरियस लेवल, कि जब आप किसी स्टाफ की अप्रेजल कर रहे हो तो उस टाइम आप ये देख सकते हो कि उस पर्सन ने कंप्लायंस कितना करा है एंड उसके बेसिस पे भी उसकी अप्रेजल डिसाइड करी जा सकती है। उसके साथ स्टाफ अकाउंटेबिलिटी एट द टाइम ऑफ ब्रीच भी फिक्स करना क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दीज वर सम प्रोसेसेस, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर जिसके बेसिस पे क्या है कंप्लायंस फंक्शन अपना वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज कंप्लायंस प्रोग्राम। बेसिक कंप्लायंस प्रोग्राम मतलब कंप्लायंस जो फंक्शन है वो किस तरीके से वर्क करा जाएगा, उसकी एक प्लान आप कह सकते हो, उसका प्रोग्राम क्या होने वाला है, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये आता है कि कंप्लायंस फंक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आप कंप्लायंस प्रोग्राम के अंदर क्लियरली क्या होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए, एंड कंप्लायंस फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म करा जाएगा, उसके लिए क्या प्लान एक्टिविटीज होंगी वो भी क्या होनी चाहिए, उसके अंदर मेंशनड होनी चाहिए। ठीक है। जो आपका कंप्लायंस फंक्शन है वो रिस्क बेस्ड होना चाहिए। रिस्क बेस्ड का मतलब होता है कि जितना रिस्क होगा उसके बेसिस पे उतनी ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाएंगी, एंड जो भी हेड ऑफ कंप्लायंस होगा वो क्या करेगा, इस चीज को ओवरसी करेगा। एंड हमने ये इंश्योर कराना है बिजनेसेस, जो भी अदर बिजनेसेस हैं एंड जो भी रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन है दोनों के बीच में क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो, उसके बेसिस पे ही क्या करना है, आपने अपना कंप्लायंस प्रोग्राम बनाना है। ठीक है। उसके बाद जो कंप्लायंस फंक्शन है उसकी कुछ स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती है, लाइक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना एटसेट्रा। तो बैंक्स को क्या करना है, एनुअल कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट करनी है ताकि वो क्या कर सके, अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके, उनको एक्सेस कर सके और उनके बेसिस पे क्या कर सके, एक प्लान बना सके कि किस तरीके से क्या करा जाएगा, रिस्क को मैनेज करा जाएगा। ठीक है। जो भी इनका एनुअल रिव्यू होगा, एनुअल रिव्यू में क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर होंगे, सबसे पहले तो कंप्लायंस फेलियर्स, अगर प्रीसीडिंग ईयर के अंदर कुछ हुए हैं, उनसे क्या लॉसेस हुए हैं, उनके अगेंस्ट क्या रेगुलेटरी एक्शंस लिए गए हैं, एंड हमने क्या एक्शंस लिए हैं कि ये चीज दोबारा ना हो, उसको क्या करना है, हमने अपने एनुअल रिव्यू के अंदर इंक्लूड करना है, जिसके बेसिस पे क्या करेंगे, हम अपने रिस्क को एनालाइज करेंगे, बैंक अपने रिस्क को क्या करेगा, एनालाइज करेगा। ठीक है। उसके बाद पिछले साल के अंदर क्या रेगुलेटरी गाइडलाइंस आई हैं एंड बैंक्स ने क्या एक्शंस लिए हैं कि उस चीज को इंश्योर कराया जा सके, वो भी आपको अपने एनुअल रिव्यू के अंदर इंक्लूड कराना है। कंप्लायंस फंक्शन आपका इंडिपेंडेंट है या नहीं है, उसके बारे में भी आपको अपने रिव्यू के अंदर बताना है। उसके बाद जो भी आपके प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स हैं उनका स्कोप क्या है, जो भी इंटरनल कंट्रोल्स आपने लगाए हैं कि क्या वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, क्या उनसे कंप्लायंस रिस्क मिनिमाइज हो रहा है नहीं हो रहा, वो भी आपने बताना है।
उसके बाद फेयर प्रैक्टिसेस, कोड्स का कंप्लायंस एंड जो स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं बाय द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या उसका कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज अगर किसी भी ऑडिट के अंदर आई थी तो उसके अंदर क्या प्रोग्रेस है वो भी आपको अपनी एनुअल रिव्यू के अंदर इंक्लूड करना है। उसके बाद अगले साल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजीज होने वाली हैं उसको भी आपने इंक्लूड करना है। तो अगर आप 8 चीजों को क्या करते हो अपने एनुअल रिव्यू के अंदर इंक्लूड करते हो एंड उसको क्या करते हो अपने बोर्ड को देते हो, तो बोर्ड क्या करेगा उसके बेसिस पे अपने रिस्क को एनालाइज करेगा, एक्सेस करेगा, आइडेंटिफाई करेगा एंड उसके बेसिस पे क्या बनाया जाएगा, एक प्रोग्राम बनाया जाएगा या आप कह सकते हो कंप्लायंस प्रोग्राम को बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जॉस्टिव एनुअल रिव्यू के साथ साथ कंप्लायंस रिस्क के ऊपर एक मंथली रिपोर्ट भी आपने क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है टू द मैनेजमेंट और टू द सीईओ। उसके साथ साथ जो एक ब्रीफ रिपोर्ट है अबाउट द कंप्लायंस पोजीशन वो आप अपने बोर्ड एसीबी या बोर्ड कमेटी जो भी केस होगा उसको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी क्या कर सकते हो, आप सबमिट कर सकते हो। तो बेसिकली आपको एनुअल रिव्यू देना है, मंथली रिपोर्ट भी देनी है, चाहो तो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऐसे इंस्टेंसेस जहां पे क्या हुआ है, मटेरियल कंप्लायंस फेलियर्स हुए हैं, ऐसे कंप्लायंस फेलियर जो कि मटेरियल इन नेचर थे, मतलब जो इंपॉर्टेंट थे, उसके ऊपर आपने क्या करना है, स्पेशल ध्यान देना है एंड ऐसी चीजों को जल्दी बेसिस के ऊपर बोर्ड एसीबी या बोर्ड कमेटी को आपने क्या करना है, सबमिट करवा देना है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके कंप्लायंस फंक्शंस की एक्टिविटीज होंगी वो इंटरनल ऑडिट के अंदर क्या होना चाहिए, उनका रिव्यू होना चाहिए एंड उसको आपने अपनी रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी के अंदर भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। ठीक है, जो भी आपका ऑडिट प्रोग्राम होगा इट शुड कवर द एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द बैंक्स कंप्लायंस फंक्शन इंक्लूडिंग टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स कमेंसरेट विद द परसीव्ड लेवल ऑफ द रिस्क। कि बेसिकली जब बैंक का ऑडिट प्रोग्राम बनेगा उसके अंदर बैंक का जो वो कंप्लायंस प्रोग्राम है उसके अंदर जो कंप्लायंस फंक्शन की टेस्टिंग है वो भी क्या होनी चाहिए, उसका पार्ट होनी चाहिए, ताकि क्या करा जा सके, रिस्क को कम करा जा सके। वो टेस्टिंग कितनी होगी वो क्या कर सकते हो आप, जितना रिस्क है उसके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो इन द ऑडिट प्रोग्राम, बट वो एग्जिस्ट जरूर होनी चाहिए। सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है रिगार्डिंग कंप्लायंस प्रोग्राम वो भी क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक निकल के आता है दैट इज गाइडेंस एंड एजुकेशन। गाइडेंस एंड एजुकेशन में बेसिकली क्या है, द कंप्लायंस फंक्शन शुड advise and assist the senior management on compliance laws, rules and standards, including keeping them informed on developments by establishing written guidance to staff on the appropriate implementation of compliance rules, regulations, standards through policies and procedure and other documents such as compliance manuals, internal codes of conduct and procedure and practice guidelines। इसका बेसिकली क्या फंक्शन है, गाइडेंस एंड एजुकेशन की बात करी जा रही है बाय द कंप्लायंस डिपार्टमेंट। इसमें यह कहा गया कि जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है उसने क्या करना है, जो भी अपनी सीनियर लेवल मैनेजमेंट है उसको जो भी लॉज, रेगुलेशन या स्टैंडर्ड्स नए आए हैं उनके बारे में उनको बताना है। उसके साथ साथ उन्होंने क्या करना है, रिटर्न गाइडेंस प्रोवाइड करनी है टू द स्टाफ कि किस तरीके से जो भी हमारे ऊपर रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशन या स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हैं, किस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, उनको इंप्लीमेंट करने वाले हैं, या वो क्या क्या गाइडलाइंस है उस चीज के बारे में आपको अपने स्टाफ को बताना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक इशू निकल के आता है, टॉपिक निकल के आता है दैट इज क्रॉस बॉर्डर इश्यूज। इसमें बेसिकली क्या है, बैंक्स क्या कर सकते हैं, वेरियस जुरिडिक्शंस के अंदर वेरियस जगहों पे क्या कर सकते हैं, अपने वर्क कर सकते हैं फॉर द लेजिटिमेट रीजन। लेजिटिमेट रीजन मतलब एक्चुअली काम करने के लिए वहां काम करा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम एसबीआई की एग्जांपल लेते हैं हर टाइम, एसबीआई इंडिया के अंदर भी वर्क कर रहा है, ठीक है, एंड साथ के साथ एसबीआई क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी वर्क कर रहा है, दोनों जगह वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। इस केसेस के अंदर क्या होगा, बैंक्स को इंडिया का कंप्लायंस भी देखना है, ऑस्ट्रेलिया का कंप्लायंस भी देखना है, प्रॉपर पूरे ग्रुप का कंप्लायंस भी देखना है। तो बैंक्स को क्या कहा गया कि बैंक्स ने इंश्योर कराना है कि जो भी उनके ऊपर लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है हर जुरिडिक्शन के अंदर उसका क्या करना है, कंप्लायंस उन्होंने करना है एंड उसको अपने कंप्लायंस फंक्शन का क्या करना है, पार्ट बनाना है। एंड जो भी लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स उनको पूरे करने को अपनी क्या मानना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मानना है एंड वो क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, इट इज फॉर लोकल बिजनेसेस टू इंश्योर दैट द कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज specific to each jurisdictions are carried by individuals with the appropriate local knowledge and expertise with oversight from the head of compliance in cooperation with the bank's other risk management function। इसमें बेसिकली क्या है कि जो भी बैंक सपोज लोग वर्क कर रहा है किसी और जुरिडिक्शन में, तो हमें यह इंश्योर कराना है कि जो अदर जुरिडिक्शन में वर्क हो रहा है वहां पे जो कंप्लायंस फंक्शन है तो वो ऐसा बंदा परफॉर्म करे जिसको उस जुरिडिक्शन के लोकल लॉज की नॉलेज हो, उस लोकल लॉज की क्या हो, एक्सपर्टीज हो। जो आपका हेड ऑफिस होगा वो आपको सिर्फ ओवरसी करेगा एंड आपको कोऑपरेशन प्रोवाइड करेगा, बट जो आपको मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या है, लोकल बिजनेसेस की ही होने वाली है।
बट हमें इंश्योर क्या कराना है कि वो बंदा करे जिसको उस जगह की लोकल नॉलेज है, लोकल एक्सपर्टीज है, लोकल रेगुलेशंस के बारे में पता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर आप इंडिया के अंदर सपोज कंप्लायंस करवा रहे हो, ठीक है, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इंडिया वाला बंदा ही जाके क्या करे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंप्लायंसेस कराए। रीजन बीइंग उसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कंप्लायंसेस है वो उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो ये आपको इंश्योर कराना है कि उसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया का पर्सन है वो ही क्या करे, इस चीजों का कंप्लायंस करे। ठीक है, सो दिस वाज क्रॉस बॉर्डर इश्यूज रिगार्डिंग द कंप्लायंस, जो कि हमें क्या था सर्कुलर के अंदर प्रोवाइड करे गए थे। ठीक है, यहाँ पे हमारे सर्कुलर भी क्या होता है, खत्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए IBF लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर iOS यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।